जय हिंद दर्शकों, मैं हूं वासिल खान अलीफ और आप देख रहे हैं FN इंडिया 18। आज हमारे ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान उत्थान मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट मज़ाहिर राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी श्री बलबीर सिंह तोमर जी, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सपा नेता इरफान अलीम साहब और फेसबुक की एक चर्चित हस्ती और समाज सेवी श्री लोकेश सलारपुर जी। मैं आप सभी का FN इंडिया 18 टीवी चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने हमें समय दिया और यहां पर उपस्थित हुए। किसान आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। किसानों के लिए एक बिल लाया गया था जो कि एक कानून का रूप ले चुका है, उस पर पूरे देश के अंदर हो हल्ला मचा हुआ है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे। मैं राणा जी से जानना चाहूँगा कि ये जो बिल बनाया गया है, इस बिल के बारे में आप थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें। देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों के हित में कोई काम नहीं कर सकती। ये किसान विरोधी, दस्तकार विरोधी, मजदूर विरोधी पार्टी है और साथ साथ लघु उद्योग और छोटे दुकानदार विरोधी भी पार्टी है ये। अब ये अपने पिछले कारनामों को जो इन्होंने वादे किए थे उस पर ये खरी नहीं उतर पाई। जनता को उस तरफ से मोल्ड करने के लिए, जनता का ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए नित नई चीज़ें लाने की कोशिश करती है। अब इन्होंने किसान कोई मांगने के लिए नहीं गया कि हमारे उत्थान की कोई बात करो। किसान केवल इतना कहता था कि हमारे फसल का वाजिब दाम हमें मिल जाना चाहिए। अब वाजिब दाम कैसे मिले? आपने MSP बनाया। MSP का मतलब है सीधा सीधा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इससे कम पर आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। और किसान का आज तक, जब तक MSP आया है, किसान की कोई फसल MSP पर खरीदी नहीं जाती। उससे ऊपर तो जाने का कोई मतलब नहीं, हमेशा उससे नीचे ही रहती है। इन्होंने कहा कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। इन्होंने और बहुत से वादे किए। आत्मनिर्भर भारत बनाने का वादा किया, डिजिटल इंडिया का वादा किया, शाइनिंग इंडिया का वादा किया। इस बिल में क्या दिक्कत है? वो बिल की, मैं बिल में ही आ रहा हूँ वहीं पर। पहले तो आप लोग ये समझ लें कि बिल है क्या। नंबर एक, जो पहला मामला है, जो बिल आया है, ये आया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्ट। दूसरा बिल इन्होंने पास किया किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण विधेयक। तीसरा इन्होंने जो बिल पास किया, बिल कानून बनाया, कृषि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। ये 3 बिल ला करके इन्होंने कानून बना दिया। पहले कानून का मामला यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग समिति एक्ट जो उन्होंने बनाया है, इसमें मामला ये कहने का इनका है कि किसान अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट पे भी वो फसल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उन्होंने इमेजिन दिया है कि किसान जो है वो बाहरी लोग आएंगे और बाहरी लोग आकर के आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपकी फसल खरीदने का या खेती करने का। आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी फसल का भी कर सकते हैं, फसल के दाम का भी कर सकते हैं और खेती करने का भी कर सकते हैं। किसान का इस पर सीधा सीधा कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्टर कौन आएंगे? वो अडानी अंबानी आएंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, वो बिचौलिए होंगे या उनका स्थान क्या होगा इसमें, ये क्लियर इस एक्ट के अंदर नहीं किया गया कि वो बिचौलिया कौन आएगा। किसान ये भी कहता है कि जब हम 2 भाई मिलकर के आपस की कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं कर सकते, इकट्ठी खेती नहीं कर सकते, जब बालिग हो जाते अलग अलग खेती करते हैं, तो हम थर्ड पर्सन के साथ मिलकर के कैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे? उनके साथ हमारा क्या, उनका हमारे साथ क्या व्यवहार रहेगा? क्या वो हमारी फसल के दाम दे भी पाएंगे, नहीं देंगे, समय पर खरीदेंगे भी नहीं खरीदेंगे? एक तो किसान ये विरोध कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है ये हमारे किसान के लाभकारी नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ठीक। दूसरा है इसमें किसान मंडी से बाहर और मंडी में भी अपने सामान को कहीं भी हिंदुस्तान में ले जाकर के बेच सकता है। मैं इस सवाल के लिए आपके पास वापस आऊँगा। एक मिनट, मैं बलबीर सिंह तोमर जी से जानना चाहूँगा, आप पत्रकार हैं,
ये जो बिल लाया गया है इसका विरोध क्यों हो रहा है पूरे देश के अंदर? देखिए ऐसा है कि मैंने सालों पहले एक बहुत बड़े पूंजीपति आदि गोदरेज का एक इंटरव्यू पढ़ा था। तो उसने कहा कि ये जो किसान के रूप में जो ज़मीन के ऊपर, खेती की ज़मीन पर आदमी, ये तो दरिद्र है और इसको इससे हटाना ज़रूरी है। खेती की फिर कौन करेगा कि खेती हम करेंगे, कारपोरेट खेती करेगा, ये हमारी कंपनियों में शेयर लें और खेत में मजदूरी करें। तो मुझे लगता है कि ये बिल ला करके आदि गोदरेज जैसे कॉरपोरेट की तुष्टि के लिए ये सब कुछ किया गया है। मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूरी की तरफ लाया जा रहा है। तो मैं इरफान अलीम को इस हिसाब से जानना चाहूँगा, ये जो बिल आया है, बिल आने के बाद किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही है? आपसे क्या कह रहे हैं वो लोग? आपसे मिलते हैं, आपके जनसंपर्क में? मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ और मैं भी इससे पीड़ित हूँ, क्योंकि ये कानून नहीं, एक काला कानून हिंदुस्तान के अध्याय में एक काला अध्याय है जिसको ये ज़बरदस्ती लागू करना चाह रहे हैं। जैसे अभी तोमर साहब ने बताया, अगर वो लोग किसानों की भलाई के लिए कानून लाएं तो सामना क्यों नहीं करते? क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है? क्यों उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है? उनसे बात करें, उनसे बिठा के समझाएं उनको। लेकिन क्योंकि एक काला कानून है इसलिए वो इससे भागना चाह रहे हैं और ज़बरदस्ती इसको किसानों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। और जबकि ये ज़बरदस्ती थोप नहीं पाएंगे। हम सब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और रहेंगे जब तक कि ये इस कानून को वापस नहीं लेते। आप समाजवादी पार्टी से हैं इसलिए उनकी हर बात का विरोध ही करना है? नहीं, ये तो पत्रकार हैं, इनका तो किसी पार्टी से संबंध ही नहीं होता। अभी ये भी आपके सामने बता रहे हैं, ये बैठे हैं हमारे लोकेश गुज्जर जी, ये भी बता देंगे आपको, ये भी किसी पार्टी से जुड़े मेरी नज़र में तो ये भी किसान हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं। ये रोज़ इनको मैं फेसबुक पे देखता हूँ, इतने स्टिक ये करते हैं फेसबुक पे, जो कि हर हिंदुस्तानी में होना चाहिए। मैं तो इनकी कदर करता हूँ। ये भी इनसे पूछ लीजिएगा। बुलाने का बहुत बड़ा कारण यही था कि ये स्पष्ट वक्ता है, और- साफ बात रखते हैं। और अगर बीजेपी ये कह रही है कि ये किसानों के फायदे की चीज़ है, तो फिर ये जो समर्थन मूल्य है, तो इस पर अगर कानून, इस पर कानून बनाए, अगर समर्थन मूल्य नीचे कोई खरीदता है उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो, उनको लोग जेल जाए, तो ये अपने आप से ही हो जाए, कानून किसानों का हक्का होगा। तो क्यों भागती है बीजेपी इससे? मेरी समझ में नहीं आता। ये तो किसानों को बंधक बना रहे हैं, ये उद्योगपतियों के हाथ में कृषि हमारी हमारे से छीन के उनके हाथ में दे रहे हैं। हम लोग उनके आगे काम करेंगे, वो लोग खेती करेंगे, वो लोग बिजनेस करेंगे अपना। विदेशियों को बुलाएंगे, अडानी अंबानी को हमारे सर पे बैठा देंगे। तो पहले ही बैठे हैं वो लोग हर क्षेत्र में, अब कृषि रह गई, इसमें भी बिठा देंगे। लोकेश लालपुरी जी, जिम्मेदार कौन है? क्यों आखिर ये काला कानून लाया जा रहा है? आपके बकौल आप तो भी बोल रहे हैं, जी, ये ऐसा क्यों है? आप लगभग 6 महीने पहले केंद्र सरकार की ओर से एक मेल गई सब राज्यों के लिए कि आप एमएसपी कानून के तहत जितने आपकी समर्थन खरीद मूल्य है उस पर थोड़ा हल्का हाथ रखें। अब ऐसा क्यों था? इसकी बैक में ये नहीं है कि भाजपा किसान विरोधी है, क्या है। बहरहाल भाजपा राजनीति करती है, उसे भी पता है इतना बड़ा वोट बैंक तुम नाराज नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इस वोट बैंक को नाराज करने पर क्यों मजबूर है? इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। 1986-87 में गेट समझौता लागू हुआ था, भारत उसका हिस्सेदार हुआ था। 1995 में भारत ने WTO पे साइन किए थे और सब जानते हैं कि WTO दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन। यस, वो संचालित करता है। अब क्या हुआ इसमें एक बहुत अजीब सी कंडीशन है जो आम आदमी को पता ही नहीं है। ना कांग्रेस बोल सकती, ना भाजपा बोल सकती, बाकी पार्टी को तो पता ही नहीं है। सच बात यह है, चूंकि देन कांग्रेस की थी। उस बिल के अनुसार आपके पास जितनी फूड सिक्योरिटी के तहत कुल जितना खाद्यान्न आपके गोदाम में जमा है, उसकी कुल वैल्यू का 10% से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। अब भारत 10% से ऊपर पहुंच गया था अप्रैल में। अब उसके बाद इन्होंने एक इसमें पीस क्लोज थी, पीस क्लोज एक्टिवेट हो गई। जो बहुत सारे देश है उन्होंने इन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। इसलिए 6 महीने पहले इन्होंने मेल डाल दिए थे। लॉकडाउन वगैरह लगता है बहुत पहले हो जाता। ये कांग्रेस भी, अगर आपको याद हो, कांग्रेस अपनी सत्ता में इस बात को लाने के लिए तैयार बैठी थी, जिसका भाजपा ने बहुत तगड़ा विरोध भी किया था। अब वो पीस क्लोज एक्टिवेट हुआ। अब ये क्या करेंगे? इनके पास कोई रास्ता था नहीं। विदेशों ने रास्ता निकाल लिया, चूंकि वो भी सदस्य हैं, उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब वो कैश सब्सिडी देने लगे, लेकिन कैश सब्सिडी भारत दे नहीं सकता। वहाँ 35 गुना है अमेरिका में, भारत कैसे दे देगा? यहाँ तो ये 2000 सम्मान निधि वगैरह के नाम से चूंकि राजनीति करते हैं, फिर ये इनकी गलती है। 2000 दे दिया, ये दे दिया, ये वहाँ आए। अब इसमें क्या होगा इसका ना मुझे पता, ना आपको पता, ना सरकार को पता। तो ये तो सीधा सीधा आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि कांग्रेस इसको लाने की उसमें थे, कांग्रेस ले आती है। कांग्रेस की अब कांग्रेस क्यों लेकर आई, तब क्या परिस्थिति रही, ये बहुत अलग चीज़ है। इस पर बहस करोगे और लंबी बहस आगे बढ़ेगी।
देश के हालात ऐसे थे, सोना गिरवी हो गया था, फला हो गया था, ये हो गया था। मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने ये आपके कितने लोन पोन लिए गए थे, यहाँ खुला बाजार कर दिया गया था, तो नेशनली तो करना ही था इन्हें। आप एक अच्छे काश्तकार भी हैं, किसान भी हैं आप, तो इसका किसानों पर क्या बुरा असर पड़ेगा? सबसे पहले किसान मजदूर बनेगा सीधे सीधे। एक चीज़ और भी है, आप हिंदुस्तान के जरा अभी गूगल किया कीजिए, नीति आयोग का कुछ दिन पहले का एक प्रस्ताव देखिए। नीति आयोग का प्रस्ताव ये है कि हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 51% शहरों में लाइए, माइग्रेट कीजिए उन्हें बतौर मजदूर। अच्छा, एज ए हाँ है, गूगल करोगे तो पता लगेगा। अच्छा, तो ये सीधे सीधे हमारे जो किसानों को मजदूर बनना है। चलिए खैर, मैं वापस चौधरी नजर राणा जी के पास आता हूँ और उनसे जानते हैं, ये जो बिल लाया गया है राणा जी, इस बिल के बाद आड़तियों पर क्या असर पड़ेगा? आड़ती, क्योंकि लोग यहाँ कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि इसके आने के बाद आड़तियों को बड़ा नुकसान होगा। आड़तियों के उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। आप किसान उत्थान मंच से जुड़े हुए हैं, किसानी भी करते हैं, बहुत पुराना आपको तजुर्बा है, तो आड़तियों के ऊपर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें। आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल। जब मंडी नहीं थी, किसान की फसल को कुछ लोग आते थे और लूट करके लेकर के चले जाते थे। मंडी लाने का या बनाने का जो इमेजिन आया वो ये आया कि किसान को एक जगह ला करके अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी, और वहाँ अगर उसकी दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को वो जो है उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला करके उसके लिए लड़ने का काम होगा। ये इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज़ ये की कि ये कहते कि एक हमने किसान के लिए कि हम किसान की आय दुगनी करने का काम करेंगे, तो इन्होंने स्टॉक सीमा समाप्त कर दी। किसान कभी अपनी फसल का स्टॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना कमज़ोर होता है। बिल्कुल। उसका तो जितना यानी फसल आनी है उससे ज़्यादा वो उससे पहले कर्ज लेकर के खा चुका होता है, अपने खेत में लगा चुका होता है, और जब वो खेत में लगा चुका तो उसे फसल बेचने की भी इतनी ही जल्दी होती है। बिल्कुल। तो स्टॉक सीमा किसके लिए ख़त्म की? स्टॉक सीमा तो उन लोगों के लिए ख़त्म की कि जो कृत्रिम अकाल पैदा करने वाले लोग थे। पहले भी अकाल पैदा करने वाले लोग जो थे उनके लिए स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है कि अब उनको यह जवाब देनी ही होगी कि आपने 10,000 स्टॉक कर लिया, 50,000 स्टॉक कर लिया, तो उनका कोई हिसाब किताब उन्हें देना नहीं पड़ेगा। अब उनकी जहाँ तक आड़तियों का सवाल है, आड़तियों का चोली दामन का साथ मैंने इसलिए बताया आपसे क्योंकि फसल टू फसल, किसान अगर दवाई लाएगा खेत के लिए, खाद का इंतज़ाम करेगा किसान, उसके पास इतना धन नहीं है तो वो अपने आड़ती पर से एडवांस में पैसा ले लेता है। और जब ये किसान को के माल को कॉन्ट्रैक्टर ला करके खरीदने का काम करेंगे तो बीच का जो आड़ती है हमारा, जो आड़त है हमारी, वो आड़त समाप्त हो जाएगी। जो दुख सुख का साथ, जो दुख सुख का साथी है वो दुख सुख का साथी खत्म हो जाएगा। इसमें जो है ये जो स्टॉक सीमा है, इस स्टॉक सीमा के अंदर आप किसका स्टॉक करना चाहिए, किसके यहाँ वो स्टॉक लगाना चाहते हैं। छोटा दुकानदार तो स्टॉक लगा नहीं सकता, बिल्कुल। उसकी तो किसान स्टॉक नहीं लगा सकता, इसमें समर्थ ही नहीं है, वो इतना समर्थ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है उसके अंदर। तो ये किसके स्टोर में जाएगा माल? ये सारा माल जो जाएगा, ये जो बड़े पूंजीपति हैं 5, 7, 10 घराने, उनके स्टोरों में ये माल चला जाएगा और वहाँ माल जाने के बाद वो उसका लॉक कर देंगे। फिर जब भूख होगा, आफत मिचेगी, तो वो उसको उच्च दामों पर बेचने के लिए बाजार में निकालेंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही माल की कीमत तय होती है। पूरी इकोनॉमी उसी पर डिपेंड करती है। पूरी इकोनॉमी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए जहाँ किसान मरेगा वहाँ आड़ती भी मरेगा। ये आज खुश हैं तो ये खुश हों, लेकिन किसान के साथ साथ मरना इन्हें भी है। ये स्टोकर में ये लोग नहीं आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो तीनों कानून हैं, और फिर इतनी जल्दी किस बात की थी? लॉकडाउन है, विरोध नहीं कर रहे हैं, करें तो उसको डरा रखा है कोविड-19 के नाम पर। ये इतनी जल्दी क्यों करते हैं, इतनी जिद क्यों करते हैं कि रात के 12 बजे जीएसटी लागू, रात के 12 बजे नोटबंदी लागू, रात के 12 बजे ऐलान कर दिया है। अब जब ये फेल हो गए हैं कोविड-19 के अंदर, लाखों के ऊपर पहुंच चुकी है मृत्यु दर, तो अब ये जवाब कहाँ देंगे, किससे देंगे ये जवाब? तो ये इन सारी चीज़ों को ला करके भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का पुलिंदा हैं। एक झूठ बात को ये 70 बार बोलने के बाद जो है ये उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा सीधा सीधा कहना है, किसान आंदोलन पर है, पूरे देश में आंदोलन है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चाहे छोटा किसान है, मझला किसान है और या बड़ा किसान है, इस काले कानून के खिलाफ उसे सड़कों पर आकर के इसका विरोध करना ही चाहिए। नहीं करेगा तो ज़मीन उसके हाथ से चली जाएगी। चलिए, मैं वापस आपके पास आऊँगा। तोमर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने इंदिरा गांधी की सरकार देखी है, आपने नरसिम्हा राव की सरकार देखी है, राजीव गांधी की सरकार देखी है, मनमोहन सिंह की भी सरकार देखी है जब वैश्विक मंदी आई थी। ये जो सरकार बार बार नए नए कानून ला रही है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के नीचे पहुंचने में उसका भी हाथ है? राज्यसभा से उन्होंने वो कर दिया था, विरोध था पूरा ज़बरदस्त, बिना वोटिंग के इन्होंने कानून बना दिया है। तो क्या ऐसा पहले भी देखने को मिला है? ऐसी निरंकुश सरकार आपको पहले भी ऐसी देखने के लिए मिली है? नहीं, एक थोड़ा सा दौर रहा है वो सन 75 वाला, 75 से 77, वो इमरजेंसी वाला दौर। तो बाकी में तो बहस का और उसका एक वो रहा है माहौल, जो है सब चीज़ों के ऊपर बहस चर्चाएं होती रही हैं और तभी चीज़ें सामने आई हैं। और इस तरह के मामलों को एकदम बहुत जल्दी में और बड़े कड़े अंदाज में पास कराने की बजाय पहले भी कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन हमेशा उसके ऊपर बहस हुई है, स्वस्थ चर्चा होती थी, बहस। हाँ बिल्कुल, बहस बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारा भारतीय दर्शन है ना, वो सठ दर्शन है, तो 6 में 1 है तर्क, लॉजिक। हाँ, लेकिन आजकल को तो मतलब ऐसा कुछ देख रहे हैं माहौल के, शायद ही अब ये मतलब पंच दर्शन रह गया है। अब तर्क करने वालों को खत्म कर दिया। तो तर्क करने वालों को अब जो है ये या तो मूर्ख घोषित किया जाता है या फिर व्यवस्था का और सरकार का विरोधी घोषित किया जाता है। तो स्थिति ये देखने में आ रही है। अच्छा, मीडिया जो है, ये सवाल इससे इतर है लेकिन इसी से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि ये समाज पे बहुत बड़ा असर डालती है। मीडिया जो है वो एक तरह से बार बार सरकार का बखान करती है। सरकार जब भी कोई चीज़ लेकर के आती है, कानून लेकर के आती है, तो उसका पूरा पूरा बखान करती है। वो बहुत बड़े बड़े उसमें वादे करती है, मतलब सरकार को डिफेंड करने का काम मीडिया करती है। इसका क्या असर पड़ा? हाँ, तो इसका तो बुरा असर होना ही है। तो वो सब बिकाऊ हो गया धंधा ना। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आत्मा जो अपनी नहीं बेच पाए, तो वो हैं अभी, मतलब जो है वो सही चीज़ों को अपना पेश करते हैं, वो लॉजिकली बात करते हैं और सही आलोचना जो है वो लोग तो करते हैं। एक पत्रकार का तो काम यही है। उसको तो जैसे होता है ना, ये शहद वाली मक्खी, तो उसको तो मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। वो डंक मारती है तो कड़वा काटती है ना, लेकिन वो कितनी चीज़ें देती है लगा करके फसलों के डेवलपमेंट से और सेहत तक के लिए कितनी चीज़ें। तो एक पत्रकार को तो शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए। उसकी तो काटने की आदत होनी चाहिए और वो अच्छी चीज़ है, मतलब सही वो ये करने के लिए होनी चाहिए। कड़े सवाल पूछने चाहिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और इरफान अलीम साहब, इस कानून से अब कैसे बचा जाए? क्या इसका सड़कों पर उतरने के बाद सरकार बदल देगी? क्योंकि सरकार तो पहले भी इस तरह कानून लाई है। उन्होंने 370 भी हटाई थी, उन्होंने वो रात में GST भी लागू कर दिया था, उन्होंने रात को नोटबंदी भी कर दी थी, पूरा देश परेशान हुआ था, लाभ कुछ नहीं हुआ था उससे। तो अब क्या सड़क पर उतरने से हट जाएगी सरकार बैक फुट पर? नहीं, सरकार तो भी बैक फुट पर है। सरकार तो सामने आके जवाब दे नहीं रही है। सरकार चाहे तो स्वस्थ वार्ता कर सकती है, किसानों से भी कर सकती है, राजनीतिक लोगों से भी कर सकती है, लेकिन ये सरकार तो बैक फुट पर ऐसे बचना चाह रही है। अभी अभी हाथरस में जो मनीषा बलात्कार हत्याकांड हुआ है, सरकार ने जो वहाँ जनप्रतिनिधियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, जो पार्टी के लोग वहाँ जाना चाह रहे थे उनसे कुछ को मिलने नहीं दिया गया। 500 करीब लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, कुछ मुकदमे लिखे गए वहाँ। तो यही तो है, सरकार उधर से ध्यान हटा के उधर ले जाना चाहती है। तो खैर ये एक अलग मुद्दा हो गया, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बलात्कार को उसको हाईलाइट किया गया। उसमें जो आप बार बार मीडिया की बात कर रहे थे, अभी पूछ रहे थे, मीडिया बिकाऊ है। मीडिया ने 15 दिन 25 दिन कोई नहीं बोला उस टाइम। आपको मेरी बात शायद इसलिए भूल लगे, आप भी मीडिया से हैं, क्योंकि 25 दिन बच्ची 15 दिन हॉस्पिटल में रही है। किसी ने एक चैनल ने दिखाना काम नहीं किया, किसी पेपर ने लिखना काम नहीं किया उस बच्ची के बारे में, जिसके साथ इतनी दंदगी की गई है। उसकी बलात्कार किया गया, उसकी जुबान काट दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके पाँव कुचल दिए गए। उसके बाद भी कोई लिखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बिकी हुई मीडिया है। और
मैं पांचों उंगलियों को नहीं बराबर कहता, मैं पांचों उंगलियों को बराबर नहीं कहता। समाजवादी पार्टी की ओर से भी वहाँ से दल जा रहा है, जी, जी। पूरे देश से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, उसके अलावा भी बलात्कार हो रहे हैं। जी, जी। क्या वो मुद्दे नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठनी चाहिए, अपनी राजनीति को बिल्कुल उठनी चाहिए। लोग जा रहे हैं। उस मुद्दे में जो दूसरे बलात्कार हुए हैं, बुलंदशहर में हुआ है, बलरामपुर में हुआ है, उन्नाव में हुआ, उन लोगों को अरेस्टिंग हुई, सजा हो गई है। इसको तो उन लोगों ने, हिंदू धर्म में बैठे हैं हमारे सनातन धर्म में, रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने रात में 2-2:30 बजे बच्चे का अंतिम संस्कार किया है। इसलिए इसको मजबूर किया लोगों को आंदोलन करने के लिए। आप कह जो आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन किया गया। मैं भाई इरफान की बात बीच में रुक के एक बात कहूँ कि जहाँ तक बलात्कार की बात है, बलात्कार केवल उन देशों में सबसे ज़्यादा होते हैं जहाँ सामाजिक गैर बराबरी सबसे ज़्यादा होगी। सामाजिक गैर बराबरी हटी, बलात्कार खुद ब खुद खत्म होगा। क्यों? बलात्कार होता किसके साथ है? जो उस वक्त बेयारो मददगार लड़की होगी उसके साथ बलात्कार होता है। चाहे वो दिल्ली में हो, वो लड़की अकेली थी उस वक्त, अकेली लड़की मिले बलात्कार होगा। और फिर देखेंगे चूँकि 4 बच्चे हैं वो दूसरे करने वाले के, वो किस लेवल के हैं। तो गैर बराबरी जब तक हिंदुस्तान से खत्म नहीं होगी तब तक बलात्कार को आप कितने कड़े कानून ले आओ, रोक ही नहीं सकते। बराबरी आप जातिगत हिसाब से कह रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक हिसाब से। आर्थिक, जातिगत सारी चीज़ें आती है। गैर बराबरी में बहुत सारी चीज़ें आती है। रहन सहन का स्तर भी आता है, पढ़ाई का स्तर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें। राजनीतिक सोच का फर्क भी है, गैर बराबरी में आता है। इनकी राजनीतिक सोच कुछ और है, ये किसी और लेवल जाकर सोच रहे हैं, मैं किसी और लेवल पर सोच रहा हूँ, आप किसी और लेवल पर जाकर सोच रहे हैं, ये भी फर्क है। अभी एक भाई मुजाहिर ने बात एक कही थी, मुझे कुछ बात याद है। इन्होंने कहा था कि आरती खत्म होंगे। आरती नहीं सर, फुटकर विक्रेता भी खत्म होने वाले हैं। अगला स्टेप कुछ और भी है। अगला स्टेप इनका ये है कि उन्होंने अभी कौन सी कंपनी खरीदी, रिलायंस नहीं खरीदी है, वो इनको लगभग सबको इनको भी खत्म करेगी। ये जितना हम खरीद रहे हैं इनसे फुटकर विक्रेता से, ये खत्म होगा, उनका अपना काम चलेगा। जैसे BSNL वगैरह सब खत्म हो गए जियो के आने के बाद, तो इनके सर पर भी तलवार लटकी हुई है। मैं समापन की ओर आता हूँ। मुजाहिर राणा जी से हम आखिरी सवाल, आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, इस कानून को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? देखो, कानून को हटाने के लिए जिस तरीके से और जिन साधनों से कानून लागू किया गया है, उन्हीं साधनों से और उसी प्रक्रिया से ही कानून हटाया जा सकता है। जहाँ तक कानून बनाने और तोड़ने का काम है वो संसद का है। आज संसद के अंदर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, इसलिए वो लोगों को धकेलने का काम। राज्यसभा में मेजोरिटी में नहीं थे? नहीं, सुनो मेरी बात, राज्यसभा में मेजॉरिटी में नहीं है। मैं ये कहता हूँ राज्यसभा में भी मेजॉरिटी में है, क्योंकि जब बिल पास कर दिया तो मेजॉरिटी में ही है। जब एक तरफा धकेलने की बात आएगी, वहाँ पर लोगों को मार्शल लॉ से बाहर निकालने की बात आएगी, तो मेजॉरिटी में अपने आप हो जाएंगे। इस पर मुझे 2-3 बातें और कहनी है। अगर सरकार ये कहती है, बार बार सरकार ये कहती है कि हम कानून लेकर के आए किसान की आय दुगनी करने के लिए, और उसकी नीयत साफ है किसान के लिए, वो किसानों को कुछ देना चाहती है, तो मेरा साफ मानना है अगर सरकार MSP को लेकर नीयत साफ हो तो मीडिया के वो मंडियों के बाहर होने वाली खरीद पर MSP गारंटी क्यों नहीं दे रही है? मतलब ये सुनिश्चित किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए मंडी के बाहर, कि मंडी हो या मंडी के बाहर हो, वो MSP पर खरीदा जाएगा। दूसरी बात यह है, MSP से कम खरीद पर प्रतिबंध लगा करके कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि जो आदमी MSP से कम मंडी या मंडी के बाहर खरीदेगा उसको सजा होगी कानून के अंदर। MSP से कम न खरीदो, वो गारंटी दे MSP पे खरीदने की। तीसरी बात यह है कि कोरोना काल के बीच इन 3 कानूनों को लागू करने के मांग कहां से आई है? ये वो तो लोकेश सलाहपुर जी ने बता दिया कि ये प्रोसेस पहले से कोरोना काल में प्रोसेस पहला था, लेकिन कोरोना काल में एक महामारी चल रही है। महामारी में आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसी का तो फायदा है ना। तो ये मांग कहां से आई? किसान आंदोलित है, किसान की तरफ से तो मांग नहीं आई। ये मांग किसकी तरफ से आई? किसानों की तरफ से आई या औद्योगिक घरानों की तरफ से आई? वो जो लोग स्टॉक लगाएंगे, तो इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है। चौथा, मैं आपसे कहना तो देश प्रदेश का किसान मांग कर रहा है कि सरकार अपने वादे के मुताबिक स्वामीनाथन आयोग की C2 रिपोर्ट लागू करें।
एमएसपी दे, लेकिन सरकार ठीक उसके उलट बिना एमएसपी प्रावधान के कानून लाई है। आखिर ये किसने मांग किया है? ये भी सरकार बताने का काम कर। मैं आपके चैनल से ये पूछना के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप लाए हैं, स्वामीनाथन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, किसान हुआ, किसानों के हित में उन्होंने क्या, उन्हीं के नाम से रिपोर्ट आई है। आप उसे लागू कराने के लिए क्या कर रहे हैं? आपने वो तो लागू की नहीं कि साहब आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंपल्सरी कर दें, कानून बना दें, उसके ऊपर आप कोई सोच नहीं रहे। तो ये कोरोना काल में आपने ये कानून लाने के लिए कहाँ से दबाव है आपके ऊपर? क्या आप जिद किए हुए हैं कि नहीं हमें तो ये कानून लाना ही लाना है? प्राइवेट एजेंसियों में अब किसने रोका है? जो प्राइवेट एजेंसी की बात करते हैं वो कॉन्टेक्ट करेगा किसान से आकर के, उन प्राइवेट एजेंसियों को किसने रोका हुआ है? वो क्यों, वो किसान की फसल का क्यों नहीं खरीद रहे? ये अच्छा, मतलब वो अभी भी कर सकते हैं? कौन क्यों नहीं कर सकता? मैं खरीद सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, वो आप खरीद सकते हैं, बलबीर सिंह जी खरीद सकते हैं, कोई दूसरा आदमी खरीद सकता है। तो हमारा कहना यह है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये कानून बनने के बाद प्राइवेट एजेंसियों को ये मौका मिलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके किसान की फसल के अच्छे दाम देगा, तो आज किसी ने रोका उसको? इसके लिए कानून लाने की क्या इसके लिए कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा एमएसपी से ज़्यादा रेट क्यों नहीं मिला किसानों को दिलवा पा रहे हैं आप? मैं फिर एक सरकार नए कानूनों के जरिए बिचौलियों को हटाने का दावा कर रही है, लेकिन किसान फसल की खरीद करने या उससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाली प्राइवेट एजेंसी अडानी हो या अंबानी हो, सरकार किस श्रेणी में रखेगी उसे? भाई वो ये कहते हैं कि मैं बिचौलियों को ख़त्म करना चाहते हैं। अडानी हो, अंबानी हो या कोई और भी एजेंसी हो, उस एजेंसी को वो किस उसमें रखेगी? उत्पादक में रखेगी, आड़ती होंगे, या वो किस श्रेणी में उसको रखना चाहती है? ये कुछ सवाल हैं। ये जो आप ले रहे हैं किसान उत्थान मंच में देख पा रहा हूं, ये आपने सवाल किए हैं। ये सवाल हम किसान उत्थान मंच के लोग बार इस सवाल को उठा रहे हैं। क्या आप हमें कम से कम ये क्लियर करो कि आप जो है इन लोगों को किस श्रेणी में, टैक्स के रूप में अगर मंडी की इनकम बंद हो जाएगी तो मंडियां कितने दिन चल पाएगी? अगर क्या रेलवे, टेलीकॉम, बैंक, एयरलाइन, रोडवेज, बिजली महकमे की तरफ घाटे में बोलकर मंडियों को भी निजी हाथों में नहीं सौंप दोगे आप? जैसे आप इन चीज़ों को निजी हाथों में इसलिए सौंप रहे हो कि ये घाटे पे चल रहे, स्टेशनों को बेच रहे, ट्रेनों को निजी हाथों में दे रहे, एयरलाइन आपने ख़त्म कर दी, जो आपकी प्रॉफिट की चीज़ें थी, LIC प्रॉफिट की थी, AHL थी, BHL थी, आप उनको प्राइवेट में दे रहे हो। क्या कल को आप इन मंडियों को भी उन्हीं लोगों को तो नहीं सौंप दोगे? ये स्पष्टीकरण तो डर है, ये भी डर है किसान को कि कहाँ जाएंगे हम। तो में अगर सरकार सरकारी खरीद को बनाए रखने का दावा कर रही है, तो उसने इस साल सरकारी एजेंसी FCI का बजट कम क्यों किया? अच्छा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बजट जो है सरकार ने, जब ये बिल भी ला रही है, कानून भी बना रही है, और वो ये कहती है कि साहब हम सरकारी जो है खरीद ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आपने FCI का बजट ख़त्म कर दिया। ये कौन सी गारंटी का आगे चल करके आप FCI को ना ख़त्म कर दें? तो ये सवाल, हमारे चंद सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के किसान आज सड़कों के ऊपर हैं। और मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ इस बात को लेकर के कि आपने इस मुद्दे पर साथियों को इकट्ठा करने की बात की। और बिल्कुल आप ये मान करके चलिए कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान के हित में है नहीं। और किसान ही नहीं, ये किसान, दस्तकार, बुनकर, छोटा दुकानदार, फुटकर, सब्जी वाला, रेडी वाला, ठेली वाला, सबके विरोध है। ये कारपोरेटर घरानों की सरकार है, इससे कम पर ये बात नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। आज हमारे साथ समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे। उनसे हमने इस बिल को लेकर के बात की, ये जो कानून बनाया गया है इसको लेकर के बात की। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर के, इन्हीं सवालों को लेकर के हम आड़त में और व्यापारियों के पास जानने का काम करेंगे, उनसे भी उनकी राय जानने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।